हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी में जो यूज़ होता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में इसको यूज़ करते हैं या फिर अदर एरियाज़ में भी इसको हम यूज़ करते हैं कई बार। तो उसे हम जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल या जॉब सेटिस्फेक्शन प्रैक्टिकल का नाम देते हैं। तो वी आर लर्निंग अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ एक्चुअली जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कि आपकी नौकरी से आप कितना संतुष्ट हैं, आपकी नौकरी से आपकी संतुष्टि। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन है कि कितना हैप्पी या कितना सेटिस्फाइड हैं आप अपनी नौकरी पेशा लाइफ से, आपकी जो जो जॉब आप कर रहे हैं उससे। ठीक है, एनी इंडिविजुअल इमोशनल एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू देयर जॉब, कि जो उनकी जॉब है उसके प्रति उनका इमोशनल या कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपको आपकी जॉब पसंद है, क्या आपको आपका जो काम आप करते हैं वो पसंद है, क्या आपको ऑफिस जाना पसंद है, तो अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं उनके लिए, उनका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, इट मीन्स दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सो इस समय पता चलता है कि वो कितना पसंद या नापसंद करते हैं अपने वर्क की कौन से। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपको अपनी जॉब की पसंद आए। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद आती हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद आती हैं, है ना। तो कुछ एक्सपेक्ट ऐसे होंगे जो पसंद आएंगे, कुछ एक्सपेक्ट ऐसे होंगे जो नहीं पसंद आएंगे। बट उसके बेस पे हम ये देखते हैं कि ओवरऑल वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी जॉब के साथ में। एक्चुअली जो जॉब सेटिस्फेक्शन है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसमें अफेक्टिव पार्ट भी आता है, इसमें कॉग्निटिव पार्ट भी आता है, इसमें बिहेवियरल पार्ट्स भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके हम जॉब सेटिस्फेक्शन में देखते हैं। सिर्फ हम ये है कि हम बिहेवियरल फैक्टर्स एक्शंस को ही नहीं देखते हैं, सिर्फ हम जो उसके ऐसे फाइनेंशियल कंपोनेंट है उन्हीं को नहीं देखेंगे, बट वी ऑल्सो कंसीडर द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव पार्ट। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, स्टडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड होते हैं तो हम वहाँ पे अच्छे से काम कर पाते हैं, हम वहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं, हम वहाँ पे हैप्पी फील करते हैं और हमारा जो टर्नओवर रेट होता है वो अच्छा होता है। हम वहाँ पे एब्सेंटीज कम दिखाएंगे, हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो मतलब कम टाइम में हम बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। तो एक प्रोडक्टिविटी हमारी जो है वो इन्हेंस्ड रहती है, हम ज़्यादा इंगेज रहते हैं अपने वर्क कल्चर में, और इससे हमारा जो एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो मेंटेन रहता है। सो ओवरऑल ये पॉइंट्स हैं कि इट मेक्स एम्प्लॉय हैप्पी, कीप द पीपल इन जॉब लॉन्गर, इट इज़ लिंक टू मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और अभी तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेज हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्टर हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन से जुड़े हैं। यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी आप अदर फैक्टर्स पे बेटर वे से काम कर सकेंगे। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज़ में देखा है कि जो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर काम कर रही हैं। नाउ जॉब सेटिस्फेक्शन को क्या अफेक्ट करते हैं, यानी कि आप जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है। जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप किसी से क्वेश्चन करें, तो किस बेसिस पे वो उसको बताता है कि क्या सेटिस्फेक्शन, क्या किन फैक्टर्स से इनको डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यूजुअली देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि सैलरी जो है उसके बेस पे हम सभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिल रही है तो आप अपनी जॉब से कभी भी सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर सैलरी ठीक ठाक मिल रही है आपको लेकिन वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तब भी आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। बट सैलरी अगर थोड़ी सी लेस देन एवरेज भी है और आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बेटर है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें काम करने में, और आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। देन आपकी टीम कैसी है जिसके साथ आपको काम करना है, आपके जो बॉस है, आपके जो मैनेजर हैं वो कैसे हैं, ये भी इस पर डिपेंड करेगा। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आगे को ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, क्या वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स, है ना। अगर आप सेटिस्फाइड तभी होंगे जब आपको पता होगा कि आप ग्रो करेंगे, आप मेहनत करेंगे और आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे आप एज इट इज़ आपको रखा गया है और वही आपकी सैलरी रहेगी, वही आपकी जो आपका जो पोस्ट है वही रहेगी, रैंक वही रहेगी, और किसी तरीके की आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तो आप वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। देन वर्कलोड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर होने लगता है तब भी हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हमारा क्या इंटरेस्ट है, अगर हम अपने इंटरेस्ट का वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई देखते हैं। और अगर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चल पाता है अपनी जॉब के साथ में तब भी हम देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। लेकिन अगर वर्क लाइफ बैलेंस या फैमिली के साथ हमारा कनेक्शन जॉब की वजह से अगर डिस्टर्ब होता है तो भी हम देखते हैं कि हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देखते हैं कि हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को इफ़ेक्ट करती हुई देखी जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ जिनको आप इंट्रो में लिख सकते हैं। देन अभी हम यहाँ पे जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसका जो पर्पज़ है वो ये देखना है कि जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको लिखेंगे,
प्रैक्टिकल का जो टाइटल रहने वाला है आपका वो जॉब सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आके प्रैक्टिकल को आप यहाँ पे राइटिंग करेंगे। सो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इसको इन राइटिंग प्रैक्टिकल फाइल में अपना लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन के स्केल को एक ग्रुप लेवल पे करने जा रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं मेल फीमेल टीचर्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्केल यूज़ करने जा रहे हैं वो टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। कई बार ऐसे स्केल्स होते हैं जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्केल है ये टीचर्स के लिए है, तो इनको आप टीचर्स पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सन का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल निकालना सीख रहे हैं। अगर आप इसको बहुत सारे लोगों को लेकर उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक एम लेकर अपनी स्टडी को कर सकते हैं और फिर आप उसी अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे चूज़ करेंगे। बट हेयर हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं जिसमें है टू मेजर द जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स यूजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल फॉर टीचर्स, दैट इज़ JSSTDM। हम ये JSSTDM स्केल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में जो भी चीज़ें आपको अभी पहले बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। हिंदी में अगर आपका है तो ऑब्जेक्टिव आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि JSSTDM स्केल की सहायता से टीचर्स के कार्य संतुष्टि स्तर का मापन करना, ठीक है, शिक्षकों के कार्य संतुष्टि स्तर का मापन करना। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। इंट्रो आप अब देख लीजिएगा कि किस तरीके से इस इंट्रो को आप हिंदी में भी आपको ये अवेलेबल रहेगा। आजकल इंटरनेट है, उसके बेस पे उसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं चीज़ों को। जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वो आपको समझा दिए। देन हम टूल्स में देखते हैं कि हम टूल्स में यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल फॉर टीचर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि डॉक्टर मीरा दीक्षित ने बनाया है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं पेन, पेंसिल, ठीक है, नोटबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आप लिखते हैं तो मैंने वहाँ पे लिखी नहीं है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैनुअल एक्सेट्रा। देन सब्जेक्ट की प्रोफाइल लिखते हैं, उसमें आप उनकी एज, नेम, किस क्लास को वो पढ़ा रहे हैं, कौन से स्कूल के टीचर हैं, ये सब स्कूल नेम, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन क्योंकि ये टीचर्स का ही है तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका पार्टिसिपेंट जो है वो एक टीचर ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के लिए स्टैंडर्डाइज़ किया गया स्केल। देन हम कंट्रोल्स में देखते हैं कि कंट्रोल में आप क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। यूजुअली आप लोग प्रैक्टिकल में जो लिखते हैं वही चीज़ें होंगी, जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपरली दिए जाएँ, ठीक है, जो क्वेश्चनर यूज़ किया है, जो स्केल यूज़ किया है वो रिलायबल और वैलिडेटेड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। सारे पार्टिसिपेंट्स को सेम इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिसिपेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, किसी पार्टिसिपेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा आप डेटा कलेक्शन जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे कंफर्टेबल सेटिंग, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत भीड़ में कुछ लोगों के 10 लोगों के सामने एक को क्वेश्चंस वहाँ पे दे दिए और वो कर रहा है, तो पीपल थोड़ा सा फील वहाँ पे ऐसा करते हैं कि वो जजमेंटल सा उनको फील होता है, तो ऐसी जगह पर उनको नहीं दिया जाता है। कंफर्टेबल सेटिंग में अकेले में ही ये चीज़ें करवानी चाहिए। देन उसके अलावा हम पार्टिसिपेंट को ये श्योर करते हैं कि हम उनकी जो डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेजर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो आपका वो है, जो आपका स्केल है उसमें भी आपको शो में करा दूँगी, उसमें भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रोसीजर में हम अपना जो प्रैक्टिकल होता है उसको फुल प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने किस तरीके से प्रैक्टिकल को किया है। अपने बाकी प्रैक्टिकल्स में भी आप लिखते होंगे तो उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आप मेरी जो वीडियो है उसमें अदर वीडियोज़ में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से प्रोसीजर लिखा जाता है। देन यहाँ पे हम जो डेटा एनालिसिस करने वाले हैं वो यहाँ पे जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारी स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो जॉब फैक्टर्स हैं स्केल में 8 जॉब फैक्टर्स की बात की गई है, जिसको कोड किया है ABCDEFGH नाम से, और हर जो कोड है वो एक डिफरेंट जॉब फैक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ए मीन्स है इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, यानी कि नौकरी के आंतरिक पहलू क्या है। बी का मतलब है सैलरी, प्रमोशनल एवेन्यूज़, सर्विसेज, कंडीशंस, यानी कि वेतन, पदोन्नति के अवसर, सेवा की शर्तें, ये सब चीज़ें यहाँ पे बी फैक्टर जो है वो शो कर रहा है। सी जो है वो फिज़िकल फैसिलिटीज़ को शो कर रहा है, क्या भौतिक सुविधाएं दी जा रही हैं आपकी नौकरी में।
डी जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को दिखा रहा है, यानी कि जो संस्थागत योजनाएं और नीतियां हैं उनसे रिलेटेड। ई जो है वो सेटिस्फेक्शन विद अथॉरिटीज़ दिखा रहा है, यानी कि आप अपने अधिकारियों से आपकी जो जॉब है उसमें कितना संतुष्ट हैं। एफ जो है वो सेटिस्फेक्शन विद सोशल स्टेशन एंड फैमिली वेलफेयर को दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जी जो है वो रेपो विद स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्केल को स्टैंडर्डाइज टीचर्स पे किया गया है। तो अगर जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स से रेपो की बात की गई है, तो वो किसी और एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं हो सकते, सिर्फ टीचर्स के साथ ही ये एस्पेक्ट आ सकता है। तो जी फैक्टर में रेपो विद स्टूडेंट्स को दिया गया कि उनका छात्रों के साथ कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है नहीं है, इससे रिलेटेड। एच जो हमारा फैक्टर है वो यहाँ पे दिखा रहा है रिलेशनशिप विद को वर्कर, जो उनके अदर टीचर्स हैं, उनके अदर को वर्कर्स हैं, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन है, यहाँ पे एच फैक्टर दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डेटा एनालिसिस का टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, सीरियल नंबर, जॉब फैक्टर एंड स्कोर। तो जब आप क्वेश्चन को अपना यूज़ करेंगे उसके बाद इस तरीके से टेबल में आप फैक्टर्स को लिखेंगे और हर फैक्टर की स्कोर के आगे उसका स्कोर आ जाएगा। अभी वो कैसे होगा ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल फॉर टीचर्स, ये हिंदी वर्जन है इसका। इसमें आप देखिए ये सब जो है सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, ये सभी चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चनर में दिए हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि इस मापनी के द्वारा इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आप अपने वर्तमान व्यवसाय से कितने संतुष्ट हैं। प्रत्येक कथन के 5 विकल्प हैं, पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत, यानी कि ये 5 पॉइंट लिकट स्केल है। इसमें आपके 5 ऑप्शन दिए होंगे, फुली अग्री, अनसर्टेन, डिसअग्री और फुली डिसअग्री, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए होंगे। और इसमें से जो भी आपको वहाँ पे उस स्टेटमेंट को देखकर सही लगता है उसमें आपको राइट का टिक लगाना है और आपको सभी को अपने संकोच होकर उत्तर देना है, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे रहते हैं। तो वैसे ही जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने डेटा की टेबल बताई थी या कि रिजल्ट टेबल बताई थी, वो ऐसे भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, और जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया उस तरीके से भी आप उसको बता सकते हैं। टोटल स्कोर भी आप इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इस तरीके से आपके स्टेटमेंट है। टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके 52 यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट जो अलग अलग फैक्टर्स को दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर पेज में दिखा हुआ है। ए के लिए 1 और 11, बी के लिए 3, ये यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। ए के लिए 1 और 11, बी के लिए 3, 12, 19, सी के लिए 2 और 10, इसी तरह डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए। ये इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 और 11 ए फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3, 12 और 19 बी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को के लिए है। जो सी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट 2 और 10 में दिए गए हैं। इस तरीके से जो हमारे 8 हमारे आपने फैक्टर्स देखे थे, उन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर पेज में थोड़े बहुत मिक्स करके रैंडमली दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपका जो पार्टिसिपेंट होता है उसको इसकी जानकारी नहीं देनी होती है हमें, ये हमारे एनालिसिस के लिए हमारे लिए यूज़फुल होता है, लेकिन हमें पार्टिसिपेंट को ये चीज़ नहीं बतानी होती है, क्योंकि उनको इन चीज़ों से अगर हम पहले ही अवेयर करा देंगे तो आंसर बायस हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चंस हम करते हैं खुद से तो हम बायस्ड आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें पहले से पता होती हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी आप देख सकते हैं 20 से लेके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे भी हर फैक्टर्स के लिए आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखाया गया है, और इसी तरीके से लास्ट पेज में भी। अब आप यहाँ देख रहे हैं टोटल 52 है, और हर किसी में पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत और प्राप्तांक, ये इस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। जो 5 पॉइंट स्केल हैं इसमें से किसी एक पर वहाँ पे सब्जेक्ट को टिक करना होता है, और जो प्राप्तांक वाला जो बॉक्स है ये छोड़ देना है। इसको फिल कौन करेगा, इसको जो भी आपका जो आप एनालिसिस करेंगे तब आप इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे स्कोर हम लिखते हैं, किस बेसिस पे लिखते हैं अभी हम देखेंगे आगे। स्कोर यहाँ पे जो भी दिया होता है अक्सर जैसे ये होता है कि आप इस तरीके से स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 देते हैं, यहाँ पे 4 देते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं, 2 देते हैं, 1 देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन है इसमें उल्टा भी होता है, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से भी होता है, लेकिन वो हमें पता चल जाता है आपके मैनुअल से। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे इसको स्कोरिंग करनी है, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं। हम लोग कहाँ थे, हमने यहाँ पे देखा था आपके फैक्टर्स देख लिए थे, टेबल देख ली थी। उसके बाद हम लोग स्कोरिंग टेबल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कोरिंग टेबल जो मैंने आपको पहले बताई थी वही है। यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री के लिए 5 है, एग्री के लिए 4 देना है, अनडिसाइडेड के लिए 3, डिसएग्री के लिए 2 एंड स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 1। तो हर स्टेटमेंट को आपको उसके अकॉर्डिंग
मार्क कर देना है, स्कोर कर देना है। जैसे अगर सब्जेक्ट ने स्ट्रांगली अग्री पर टिक लगाया तो आपको उसको जो आपका वहाँ पे प्राप्तांक लिखा था उसके नीचे 5 दे देना है। अगर उसने अनिश्चित पर लगाया तो आपको 3 दे देना है। अगर उसने डिसअग्री पर लगाया आपको 2 दे देना है। अगर उसने स्ट्रांगली डिसअग्री पर लगाया तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 नंबर देना है। कई बार लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो स्टेटमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आप कोई स्कोरिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस में बोलना होता है कि आप कोशिश करिए कि कोई स्टेटमेंट छोड़िए नहीं, और जो आपका उससे हमारा जो डेटा है ना वो गड़बड़ हो जाता है, हम स्कोरिंग सही से नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो आप जब उनसे रिस्पॉन्स शीट लेते हैं तो वहाँ पे आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि कोई अगर स्टेटमेंट उन्होंने ज़्यादा तो नहीं छोड़े हैं। अगर ज़्यादा छोड़े हैं तो उनसे आप बोलिए और उनको भरवा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से फिर हमें क्या करना है, जब हम इनकी स्कोरिंग कर लेंगे और आप इनकी जो टेबल थी इस टेबल में पूरी तरीके से इसको शो कर देंगे, टोटल स्कोर भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे जो आपका रॉ स्कोर आ रहा है वो, और उसके बेसिस पे आपका जो जेड स्कोर आ रहा है। अब रॉ स्कोर और जेड स्कोर क्या होता है? रॉ स्कोर वो होता है जिस पे हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट में 5 नंबर दिए, एक में 4 दिए, एक में 3, किसी में 5, इस तरीके से आपने टोटल निकाला और आपका समथिंग कुछ स्कोर आ गया। अब यहाँ पे स्कोर के जो बेसिस है वो क्या रहता है, कैसे स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको हम सभी को मतलब ये चीज़ पता होती है बेसिकली कि क्या है कि जैसे हमारे पास टोटल यहाँ पे 52 जो है आइटम्स थे। 52 आइटम में आपका मिनिमम स्कोर 1 आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 से हमें स्कोर करना है, तो मिनिमम जो स्कोर आपका होगा टोटल, अगर सब में वो 1 भी आपका नंबर लेकर आता है तो 52 होगा। और मैक्सिमम क्या है, 5 स्कोर है एक के लिए। अगर वो 52 में 5 नंबर सब में 5 के को ही टिक कर देता है तो आप पे सबको 5 देना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए क्या होगा कि आप 52 इंटू 5 यानी कि 260 जो आपका हो गया वो आपका हाईएस्ट स्कोर हो गया। तो 52 से लेके 260 तक की जो रेंज है वो आपके स्कोर की यहाँ पे 52 से 260 तक की रेंज हो जाएगी। इसके बीच में ही आपके जो स्कोर हैं वो निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो स्कोर्स हैं इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे रॉ स्कोर है उन रॉ स्कोर्स के साथ में जेड स्कोर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो आपकी ये जो टेबल है इसके बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रॉ स्कोर से जेड स्कोर में कैसे आप जाएंगे। जो आपका रॉ स्कोर आएगा, मान लीजिए आपका रॉ स्कोर 144 आया तो उसके आगे उसका जेड स्कोर दिया हुआ है -1.47। अब जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर जो है वो स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है। ये हमें बताते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो डेटा है वो मीन से कितना डेविएटेड है, ठीक है। तो जेड स्कोर निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स में आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा जिसमें हम x-m/SD करते हैं, यानी कि जो आपका स्कोर है वो माइनस जो मीन स्कोर है वो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इससे आप जेड स्कोर को निकालते हैं। ये आपको बताता है कि वो स्कोर मीन से कितना डेविएटेड है। अगर वो प्लस में आ रही है वैल्यू तो एवरेज से अबव है, अगर वो माइनस में आ रही है तो एवरेज से बिलो है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जेड स्कोर निकालेंगे, और जेड स्कोर निकालने के बाद अब यहाँ से इस टेबल से उसको ग्रेडिंग और उसके जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल को डिफाइन कर लेंगे। अगर उसका जो जेड स्कोर है वो +2.1 और अबव आ रहा है तो उसका हाईली सेटिस्फेक्शन है अपनी जॉब से। अगर 2 और 3 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बीच में आ रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाई सेटिस्फेक्शन है या फिर अबव एवरेज है, एक्सट्रीमली हाई नहीं है। देन आपका -0.50 से +0.50 के बीच में आ रहा है तो एवरेज सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होगा। इसी तरीके से बिलो एवरेज और डिससेटिस्फेक्शन का भी आ जाता है, और एक्सट्रीमली डिससेटिस्फेक्शन का भी यहाँ पे आ जाता है। इसके बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं, आप अपने रिजल्ट टेबल को लिखते हैं और बताते हैं कि पहले आप स्कोर बताते हैं कि पर्टिकुलर फैक्टर्स में ये स्कोर आया, टोटल स्कोर ये आया। आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है उसको भी आप एक एवरेज वैल्यूज़ को देखकर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा टोटल स्कोर को देखकर जेड स्कोर निकालने के बाद आप उनका जो लेवल है उसको भी रिज़ल्ट में लिखेंगे कि इसके बेसिस पे उनका हमारा जो लेवल है वो कितना आया, या तो एवरेज सेटिस्फाइड आया, अबव एवरेज आया, बिलो एवरेज आया, डिससेटिस्फाइड आया, जो भी आएगा वो भी आप रिजल्ट में लिखेंगे, और उसके बेसिस पे आप डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन में आप
पूरा बताएंगे कि हमने प्रैक्टिकल में इस तरीके से एम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने ये स्केल लगाया, उसके बेसिस पे हमने इतने फैक्टर्स को मेजर किया और इस इतने फैक्टर्स को मेजर करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये निकल के आया। इस बेसिस पे हमने स्कोरिंग टेबल से देखा और हमें पता चला कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, एवरेज सेटिस्फाइड है, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है, ये सब लिखा। और फिर उसके बाद हमने जो अपना जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ थोड़ा सा इंटरव्यू किया और जानने की कोशिश की जो उसका स्कोर है वो ऐसा क्यों है। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ रीजंस पता चलते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा हम कुछ स्टडीज़ को कोट करते हैं यहाँ पे कि ऐसा ऐसा स्टडीज़ में पाया गया। देन हम यहाँ पर रेफरेंसेस को भी मेंशन करते हैं। तो उस तरीके से आप अपने जॉब सेटिस्फेक्शन के प्रैक्टिकल को इजीली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, और जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी टॉपिक, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल।